ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ, एडिटोरियल, आर्टिकल, ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिल जाती है। समस्या ना बनने पाए श्रीलंका। हमारा पड़ोसी एक देश है श्रीलंका, जहां नए राष्ट्रपति बन चुके हैं, तो उसी के संदर्भ में यह आर्टिकल लिखा जा रहा है। देखिए, हमारा प्यारा भारत है, ये पड़ोसी देखें तो श्रीलंका आपको देखने को मिलेगा। इसकी विधायी राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कुट्टी है और कार्यकारी और न्यायिक राजधानी इसकी कोलंबो है। 4 फरवरी 1948 को इसे आजादी मिली थी। पाक जलमरू मन्नार की खाड़ी आप लोगों को भारत और श्रीलंका के बीच देखने को मिलेगी। श्रीलंका के हालिया चुनाव में जनता विमुक्ति पैरामुना यानी कि जेवीपी को जीत हासिल हुई है और उसके नेता अनुराग कुमारा दिसानायके नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जनता ने ढांचागत बदलाव और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार के लिए जनादेश दिया। नई सरकार की विदेश नीति को लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं। दिसानायके के अतीत और वैचारिक झुकाव को देखते हुए यह स्वाभाविक भी है कि हालांकि वर्तमान आर्थिक एवं भू राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए यही संभावना अधिक है कि श्रीलंका उसी राय पर आगे बढ़ेगा जिसमें वह भारत और चीन के साथ संतुलन साध सके। सुशासन और सुधारों को लेकर नई सरकार से जुड़ी उम्मीदें भी दीर्घकाल में भारत और उसके सहयोगियों को लाभ पहुंचाएंगी। जेवीपी पिछली सदी के 7वें दशक में अस्तित्व में आई और अपने मार्क्सवादी चिंतन और सिंगली राष्ट्रवादी विचारधारा के चलते आरंभ से ही उसका रवैया भारत विरोधी रहा है। दक्षिण एशिया में भारत विस्तारवाद से निपटना उसके वैचारिक लक्ष्यों में से एक रहा है और इसने 1971 में पहली बार श्रीलंका राज्य के विरुद्ध विद्रोह किया और जिसे तुरंत ही दबा दिया गया। तब कोलंबो एयरपोर्ट की सुरक्षा के अलावा सरकार के अनुरोध पर भारत ने समुद्री निगरानी का भी काम किया। हालांकि 1987 से 1990 के बीच दूसरे दौर के इसके विद्रोह में भारत विरोधी तेवर कहीं तीखे थे और जेवीपी ने श्रीलंका भारत के उस समझौते का भी विरोध किया था जिसके तहत श्रीलंका में भारतीय शांति सेना को अनुमति दी गई थी। अपनी स्वीकार्यता को बढ़ाने और भ्रम एवं आचम कुलीन तबके को हटाने में भी इस संगठन ने अपने भारत विरोधी रवैये को नए तेवर दिए और वर्ष 1994 में जेवीपी सशक्त संघर्ष की राह छोड़कर मुख्य धारा की राजनीति से जुड़ गई, मगर मतदाताओं की पारंपरिक पसंद नहीं बन पाई। जब 2022 के आर्थिक संकट में लोग स्थापित व्यवस्था और नेताओं से अजीज आ गए, तब दिसानायके की लोकप्रियता बढ़नी शुरू हुई और जेवीपी के बढ़ते ग्राफ ने भारत को भी इस पार्टी के साथ सक्रियता बढ़ाने की दिशा में उन्मुख किया। चूंकि चुनावी नतीजों को लेकर भारी अनिश्चितता जुड़ी थी, तो भारत के लिए सत्ता के प्रमुख दावेदारों के साथ संपर्क बनाए रखना जरूरी था और इसी सिलसिले में चुनाव से पहले भारत ने श्रीलंका के विभिन्न दलों के नेताओं को आमंत्रित किया और विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कई नेताओं से बात भी की। दिसानायके भी इन नेताओं में शामिल रहे। भारत की व्यवहारिक सक्रियता उसकी पड़ोसी प्रथम नीति और सागर दृष्टिकोण के अनुरूप ही है और चूंकि आप देखेंगे समय के साथ श्रीलंका का भू राजनीतिक महत्व और बढ़ा है, तो भारत भी वहां अपनी मौजूदगी बढ़ाकर लाभ उठाने के प्रयास में लगा है और जिस समय आप देखते हैं कि श्रीलंका आर्थिक दुश्वारी और अस्तित्व के संकट से जूझ रहा था, तब भारत ने $4 अरब के कर्ज के साथ ही करेंसी स्वेप, अनुदान और क्रेडिट लाइन जैसी कई उपायों से उसे मदद पहुंचाई श्रीलंका को। इसके अलावा कई आवश्यक वस्तुओं और दवाओं की आपूर्ति की और इस पड़ोसी देश पर चीन की बढ़ती पकड़ को देखते हुए भारत ने अपने प्रयासों की गति और बढ़ाई और इसी का नतीजा है कि भारत श्रीलंका में एयरपोर्ट और बंदरगाहों को अपग्रेड करने के साथ ही त्रिनिकोमाली क्षेत्र के विकास और अक्षय ऊर्जा रिफाइनरी, एनर्जी ग्रिड एवं पेट्रोलियम पाइपलाइन से जुड़ी परियोजनाओं में निवेश कर रहा है। तमाम भारतीय कंपनियां श्रीलंका सरकार के उपक्रमों में निवेश एवं दिलचस्पी दिखा रही हैं और आप देखेंगे इसमें जेवीपी के स्तर पर भी बदलाव की आहट दिखती है। उसे महसूस हो रहा है कि समकालीन विश्व में स्थित युद्ध वाली मानसिकता से काम नहीं चल सकता है। चुनावों के दौरान भी यह रवैया दिखा। उसे यह लगता है कि अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में भारत का भू राजनीतिक कद और उसकी आर्थिकी बहुत मददगार हो सकती है। दिसानायके ने श्रीलंका के विकास और बुनियादी ढांचे को उन्नत बनाने की जो चुनावी वादे किए और उनकी पूर्ति भारत के साथ सहयोग से ही संभव हो सकती है। सरकार पर्यटन और सूचना प्रौद्योगिकी के जरिए भी राजस्व बढ़ाना चाहती है और उसमें भी भारत की अहम भूमिका होगी और इसलिए आप देखिए भारत की चिंताओं पर गौर करना जेवीपी के लिए जरूरी होगी
और उसके घोषणा पत्र में भी उल्लेख था कि किसी भी देश, विशेषकर भारत की रक्षा सुरक्षा को जोखिम में डालने वाली किसी भी प्रकार की गतिविधि को उसकी जमीन और जल एवं वायु सीमा से इजाजत नहीं दी जाएगी। इसके बाद भी भारत को देखना होगा कि श्रीलंका उसके हितों के लिए समस्या न बन जाए, क्योंकि आप देखते हैं जो पड़ोसी हमारा श्रीलंका सा चाइना है, ये हर संभव कोशिश करता है यहाँ घुसपैठ करने की। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी चाइना से। और यह तय है कि नई सरकार चीन के साथ भी संतुलन साधने की दिशा में बढ़ेगी। बीजिंग भी अपनी साम्यवादी विचारधारा से को देखते हुए नई सरकार के साथ सक्रियता बढ़ाएगा। और दिशा नायके भी चुनाव पूर्व भारत से पहले चीन का दौरा कर चुके हैं। करीब $7 अरब के साथ बीजिंग श्रीलंका के लिए सबसे बड़े ऋणदाताओं में से एक बना हुआ है। हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी स्थिति और मजबूत करने के लिए चीन के ऐसे प्रयास जारी रहेंगे, जैसे हम्बनटोटा में रिफाइनरी के लिए $4.5 अरब के निवेश की पेशकश श्रीलंका के लिए जरूर लुभावनी होगी और जिससे उसे अपनी आर्थिकी की पटरी पर लाने में मदद मिलेगी। हालांकि चुनाव जीतने के बाद वादों को पूरा करने की नई चुनौतियां उत्पन्न होती हैं। देखना होगा कि दिशा नायके इस चुनौती का सामना कैसे करते हैं। दिशा नायके ने कुछ कदम उठाने भी शुरू कर दिए, जिसका संभावित निवेश पर कुछ असर पड़ सकता है, जैसे अडानी एनर्जी की परियोजना को लाल झंडी दिखाना। हो सकता है कि वह कुछ ऐसे फैसले लें जो चीन के गले ना उतरें, जो तमाम तिकड़मों के सहारे देशों के शोषण की योजना पर काम करता है। हालांकि अगर दिशा नायके नीच विश्लेषण के साथ इस दिशा में आगे बढ़ते हैं तो यह भारत और उसके जैसे सोच वाले साझेदारों के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि तब चीन के लिए अनुचित लाभ की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। साथ ही श्रीलंका के तंत्र में पारदर्शिता एवं जवाबदेही भी बढ़ेगी। पंत ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में उपाध्यक्ष और शिवमूर्ति एसोसिएट फेलो हैं। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। ये हर्ष बी पंत हैं और आदित्य जी शिवमूर्ति हैं। ये आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग बता सकते हैं। नॉर्मल सी बात है कि हमारे अगर कोई पड़ोसी है और हमारे दुश्मन से अगर उसकी दोस्ती होती है तो हमारे लिए चिंता का कारण भी बनता है। ग्रामीण भारत की सूरत बदलती कृषि। तो तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार की स्थिरता पर संदेह प्रकट करने वालों को निराशा हाथ लगी। पहले 100 दिनों में ही सरकार ने 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं को मंजूरी दी है। सरकार का पूरा जोर सरकारी कामकाज के तरीके में बड़े सुधार और गुड गवर्नेंस को जमीनी स्तर तक ले जाने पर है और इसके लिए वह भूमि रिकॉर्ड से लेकर सरकारी कामकाज के डिजिटलीकरण पर फोकस कर रही है, ताकि योजनाओं का लाभ आम आदमी तक पहुंचे। और इसलिए सरकारी योजनाओं की रूपरेखा तय करने, योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रक्रिया के डिजिटलीकरण के साथ साथ उसकी मॉनिटरिंग और नौकरशाही की जवाबदेही तय करने के लिए नए मानक निर्धारित किए गए हैं। सरकार के तीसरे कार्यकाल में जो उपलब्धियां आज दिख रही हैं, उसकी कवायद लोकसभा चुनाव घोषित होने के पहले से ही शुरू कर दी गई थी। और इस साल फरवरी में प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रियों से कहा था कि वह अगले 5 साल का रोडमैप और 100 दिन का एक्शन प्लान बनाए। एक्शन प्लान लागू करने के लिए सचिवों की 10 समितियां बनाई गई। सभी मंत्रालयों से रिपोर्टें भी मांगी गई, राज्य सरकारों से भी सलाह ली गई, कारोबारियों, सिविल सोसाइटी, युवाओं से भी सुझाव मांगे और इसके लिए 2000 से अधिक बैठकें की गई और इस सभी के निष्कर्ष से एक्शन प्लान का रोडमैप बना। अभी आप देखिए, हमारे देश में लोकसभा के चुनाव हुए थे ना, और अगर आपको लोकसभा का सदस्य बनना है, चुनाव लड़ना है, तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। और लोकसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। और ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। सरकार कृषि क्षेत्र में उद्यमशीलता को बढ़ावा दे रही है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित उद्योग धंधों का विकास हो और इसी को देखते हुए कृषि आधारभूत ढांचा फंड का विस्तार किया गया। गत दिनों इसके तहत 7 योजनाओं के लिए 14,200 करोड़ रुपए जारी किए गए। इसमें डिजिटल कृषि मिशन के लिए 2,817 करोड़ रुपए, फसल विज्ञान पर आप देखिए 3979 करोड़ रुपए, कृषि शिक्षा एवं प्रबंधन को बेहतर करने के लिए 2291 करोड़ रुपए, पशु स्वास्थ्य के लिए 1702 करोड़ रुपए मुख्य हैं। सरकार कृषि क्षेत्र को डिजिटल बनाने की कवायद में जुटी है। इसके लिए अक्टूबर के पहले सप्ताह में देश भर में किसानों का पंजीकरण शुरू होगा और किसानों को आधार कार्ड की भांति एक विशेष पहचान पत्र दिया जाएगा और जिसकी सहायता से न्यूनतम समर्थन मूल्य से लेकर किसान क्रेडिट कार्ड जैसे कार्यक्रमों और योजनाओं तक उनकी पहुंच बनेगी। कार्ड होने से सरकार को भी योजनाएं बनाने, उनके क्रियान्वयन और विस्तार में सहायता मिलेगी। सरकार ने
अगले साल मार्च तक 5 करोड़ किसानों के पंजीकरण का लक्ष्य तय किया है। पहले 100 दिनों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की गई। इसके तहत 9.3 करोड़ किसानों को भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया गया। न्यूनतम समर्थन मूल्य वाली सभी फसलों पर 100 से लेकर 550 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई। सरकार ने प्याज और बासमती चावल से न्यूनतम निर्यात मूल्य हटाया। वहीं रिफाइंड तेलों पर आयात शुल्क बढ़ाया ताकि घरेलू तिलहनों को अच्छा मूल्य मिल सके। देखिए, किसान सम्मान निधि की बात करें तो 6,000 रुपये मिलते हैं ना, उसी की बात हो रही है। और 2-2 हज़ार रुपये की जो किस्त मिलती है उसको लेकर बात हो रही है। इस तरह की योजनाओं के बारे में जरूर याद रखा करिएगा। ये कब आई थी? 1 फरवरी 2019 में। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर में आती है ये आपको याद रखना है। और वर्ष 2014 में सत्ता में आने के बाद से ही मोदी सरकार ने दलहनी तिलहनी फसलों एवं मोटे अनाजों के समर्थन मूल्य में भरपूर बढ़ोतरी की है। और इसके बावजूद दलहनी तिलहनों और मोटे अनाजों की सरकारी खरीद में अपेक्षित सुधार नहीं आया है। इसका कारण ये देश में सरकारी खरीद, भंडारण और विपणन का ढांचा गेहूं तथा धान जैसी चुनिंदा फसलों एवं इलाकों तक ही सिमटा है। अब सरकार दलहनी तिलहनी और मोटे अनाजों की समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद, भंडारण एवं विपणन का देशव्यापी नेटवर्क बना रही है। और इससे न केवल खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी बल्कि अनाजों के केंद्रीकृत भंडारण पर होने वाले खर्च में भी कमी आएगी। इसके लिए सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी भंडारण योजना शुरू की गई, जिसके तहत प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां पैक्स के स्तर पर गोदामों का निर्माण किया जा रहा है। इन गोदामों में स्थानीय उपज को भंडारित करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पीडीएस के तहत वितरित किया जाएगा। इस प्रकार खेतों से लेकर थाली तक विविधता आएगी। और सरकार नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति को भी अंतिम रूप दे रही है। इसके लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में 48 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। सरकार का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 3 लाख पैक्स का गठन करना है, जो अभी 65,000 है। और इस दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अनूठी पहल की है। राज्य सरकार 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक मक्का, ज्वार, बाजरा की खरीद करेगी। इसके लिए किसानों का पंजीकरण शुरू हो चुका है। उपज की बिक्री का भुगतान सीधे किसानों के बैंक खातों में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार की यह पहल पूरे देश के लिए नजीर बनेगी। इससे गेहूं, धान वाली सफलता मोटे अनाजों एवं दलहनी तिलहनी फसलों में दोहराई जाएगी। और गेहूं, धान जैसी चुनिंदा फसलों की खेती से आगे बढ़कर सरकार विविध फसलों की खेती और उन पर आधारित उद्योग धंधों के विकास पर फोकस कर रही है। और इसी को देखते हुए बागवानी क्षेत्र के विकास के लिए 860 करोड़ रुपए की योजना मंजूर की है। मछुआरों के कल्याण के लिए भी सहकारी संस्थाओं को मजबूत बनाया जा रहा है। आज भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया है। 2014 में जहां देश में हर साल 80 लाख टन मछली का उत्पादन होता था, वहीं आज भारत हर साल 170 लाख टन मछली का उत्पादन कर रहा है। इसी तरह पशुपालन और दुग्ध उत्पादन के लिए भी सरकार राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम चला रही है। और इस तरह ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विचार विविधीकरण से ही लगातार घाटे का सौदा बन रही छोटी जोतों को लाभकारी बनाया जा सकेगा। केंद्रीय सचिवालय सेवा में अधिकारी हैं, इनका नाम है रमेश कुमार दुबे, इनके द्वारा लिखा गया है। और देखिए, मुझे लगता है किसानों से अगर बात की जाए ना तो हर समस्या के बारे में मालूम चल जाएगा और किस तरह से समाधान हो सकता है। इस पर अगर ईमानदारी से सरकार, प्रशासन, अधिकारी काम करें तो बहुत अच्छी स्थिति बनाई जा सकती है। अब आप देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड है तो किसानों को लोन मिल जाएगा, लेकिन कहाँ से मिलेगा, इतनी जागरूकता नहीं है। और जिस हिसाब से बैंक चक्कर लगवाते हैं ना, किसानों को परेशान करते हैं, वो बिचौलियों के चक्कर में फंसना आसान समझते हैं। वहां से उन्हें आसानी से ऋण मिल जाता है और लोन मिल जाता है, और फिर आप देखिए उस पर ब्याज रहती है हाई। और आप देखते हैं कि मिट्टी, आप अपने आसपास देख लीजिए कितने किसान जागरूक हैं कि जो अपनी मिट्टी की गुणवत्ता की जांच करवाते हो, नई बीज जो उपयोग करते हो, और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, सरकारी खरीद का जो मूल्य है, उस पर बेचते हो, ना के बराबर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सब पहले होनी चाहिए। दोषारोपण ऊर्जा, मनुष्य के जीवन में जो भी परेशानी, बाधा, दुख, संताप, पीड़ा, अभाव आते हैं, विपर्या, उसके लिए किसी अन्य को दोषी ठहराते हैं, जबकि सभी दुख, सुख, शांति, अशांति, लाभ, हानि के पीछे कर्म फल का विधान है। कर्म का फल ईश्वरीय विधान के अनुसार निश्चित रूप से प्राप्त होता है। पाप एवं बुरे कर्म का फल दुख है और पुण्य का कर्म फल सुख, आनंद, शांति, खुशी, समृद्धि, पद, प्रतिष्ठा है। और जीवन में दुख सुख का क्रम निरंतर चलता रहता है। जब दुख की घड़ी जीवन में आती है तभी हमें जीवन जीने का सच्चा अनुभव एवं सीख प्राप्त होती है और अपने एवं पराये की पहचान भी हो पाती है। प्रतिकूल समय मनुष्य की सोच समझ को बढ़ाता है। प्रायः लोग प्रतिकूल समय में भयभीत होते हैं और घबराकर अपना धैर्य खो देते हैं। यह उस मनुष्य की कायरता है
और प्रतिकूल परिस्थिति में जो संघर्ष रहते हैं वे ही सूरवीर और कालजयी कहलाते हैं। ज्ञानी मनुष्य दुख सुख में सम स्थिति में रहते हैं, वह दुख में नहीं दुखी होता है और ना वह सुख में इठलाता है। और आप देखते हैं अपने जीवन में गाड़ी को परमात्मा को सौंप देता है, चाहे परमात्मा जिस तरह से उसकी जीवन की गाड़ी को चलाए, वह सदा परमात्मा के निर्देश के अनुपालन में अपने जीवन जीने का कर्तव्य एवं दायित्व समझता रहता है। भगवान विष्णु के अवतार श्री राम के जीवन में भी दुख आते रहे। माता सीता को गर्भावस्था में वन में रहना पड़ा, उन्होंने इसके लिए किसी को दोषी नहीं ठहराया। अज्ञानी जन वन गगन के विषय में भी कैकेयी और मंथरा को दोषी ठहराते हैं, जबकि पद्मा पुराण में वर्णित है कि मां सीता पर एक सुख पक्षी की आय का प्रकोप था। श्री राम को विश्व मोहिनी स्वयंवर के दौरान देवर्षि नारद का शाप था। राजा दशरथ को पुत्र वियोग का श्राप श्रवण कुमार के पिता से मिला था। अतः दुख सुख अपने कर्मों के फल हैं और इसलिए किसी को दोषी ठहराना अज्ञानता है जो विवाद एवं द्वेष को बढ़ाता है। अच्छा कॉलम लिखा जाता है। आज के समय में देखिए कोई भी अच्छा होता है, श्रेय लेने के लिए हर कोई आगे आ जाता है। कुछ गलत होता है उसका श्रेय खुद नहीं लेता है, उसकी गलती खुद पर नहीं लेता है, वो दूसरे पे थोप देता है और यहीं से वो एक गलती भी करना शुरू कर देता है। मुश्किल में सिद्धरामैया एक कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, इन पर सीबीआई जांच की बातें हो रही है ना। देखिए कर्नाटक है, बेंगलोर इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी आपको। इसकी सीमा की अगर हम लोग बात करें, किससे लगती है इसकी सीमा, ये आप देखिए इसकी सीमा लगती है गोवा से भी लगती है। इसकी सीमा गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से लगती है। और जो हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर भी आपको यहीं देखने को मिलेगा कर्नाटक में। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। कर्नाटक में विधानसभा में आप देखिए 224 सीटें हैं, विधान परिषद है जिसमें 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें हैं। 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। थावर चंद गहलोत यहाँ के क्या है, राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया देखने को मिलेंगे। कर्नाटक सरकार ने सीबीआई जांच के लिए दी गई सहमति एक ऐसे समय वापस ली जब मुख्यमंत्री सिद्धरामैया इस गंभीर आरोप से घिरे हैं। मैसूरी शहरी विकास प्राधिकरण के तहत उनकी पत्नी को गलत तरीके से महंगे प्लाट आवंटित किए गए। सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और इस मामले की तूड़ पकड़ने के बाद राज्यपाल ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी थी और इसके खिलाफ मुख्यमंत्री उच्च न्यायालय पहुंचे, लेकिन उसने राज्यपाल के फैसले को सही ठहराया। उच्च न्यायालय के आदेश, या आप देखिए आदेश के बाद जब प्लाट आवंटन घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की मांग तेज या आप देखें हो रही थी, तभी कर्नाटक सरकार ने सीबीआई जांच की सहमति वापस ले ली। और इससे यही लग रहा है कि कर्नाटक सरकार यह नहीं चाहती है कि प्लाट आवंटन मामले की जांच सीबीआई के हाथ जाए। और आप देखते हैं कि पहली नजर में यह चोर की दाढ़ी में तिनका वाला मामला लगता है। यदि सिद्धरामैया यह दावा कर रहे हैं कि प्लाट आवंटन में उनकी पत्नी को कहीं कोई अनुचित लाभ नहीं पहुंचाया गया, तो फिर वह किसी जांच से क्यों बच रहे हैं। उन्हें तो किसी भी तरह की जांच का सामना करने के लिए तैयार रहना और दिखना चाहिए था। हालांकि अभी उनके पास सुप्रीम कोर्ट के पास जाने का विकल्प खुला है, लेकिन यह है यदि उन्हें वहां से राहत नहीं मिलती है तो उन पर त्यागपत्र देने का दबाव बढ़ जाएगा और कांग्रेस के लिए उनका बचाव करना कठिन हो जाएगा। कांग्रेस के बारे में मालूम है, 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके संस्थापक A.O. ह्यूम थे और इसके पहले अध्यक्ष W.C. बनर्जी यानी कि व्योमवीर चंद्र बनर्जी थे। यदि अरविंद केजरीवाल को छोड़ दिया जाए तो आमतौर पर जब भी किसी मुख्यमंत्री ने घपले घोटाले की जांच का सामना किया तो उसने त्यागपत्र दिया। पता नहीं सिद्धरामैया क्या करेंगे, लेकिन उन्होंने सीबीआई जांच के लिए राज्य सरकार की सहमति वापस लेकर अपनी मुसीबत बढ़ाने का ही काम किया है। कर्नाटक से पहले विपक्ष शासित कई राज्य इस तरह की सहमति वापस ले चुके हैं। ध्यान रहे किसी मामले में सीबीआई जांच के लिए संबंधित राज्य की सहमति चाहिए होती है, वारसर्ते उच्चतम न्यायपालिका ने इसके आदेश न दिए हों। इसका कारण यह है कि इस एजेंसी का गठन जिस दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के तहत किया गया, वह यह कहता है कि केंद्र सरकार को राज्यों के मामले में सीबीआई की जांच के लिए उनसे सहमति लेनी होगी। ऐसी कोई बाध्यता ईडी और एनआईए के सामने नहीं है और अच्छा होगा कि इस विसंगति को दूर किया जाए और सीबीआई को भी ईडी और एनआईए जैसे अधिकार प्रदान किए जाएं। एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात हो रही, ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रवर्तन निदेशालय की बात हो रही है। इसी के साथ सीबीआई की कार्यप्रणाली को भी सुधारना होगा
ताकि उसकी प्रतिष्ठा बढ़े और ऐसे आरोप ना उछलें कि उनकी राजनीतिक इस्तेमाल होता है। और इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि राजनीतिक मामलों की जांच में सीबीआई का रिकॉर्ड रिकॉर्ड कोई बहुत अच्छा नहीं है। और इसी कारण हाल में सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की कि उसे पिंजरे की तोते वाली अपनी छवि से मुक्ति पानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट यानी कि हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। मिलावट की जांच जरूरी है। अभी आप देखिए, आंध्र प्रदेश की तिरुपति बालाजी मंदिर में लड्डुओं के प्रसाद में मिलावटी घी की खबरें सामने आने के बाद फिर से यह मांग उठने लगी कि मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। झारखंड के खुले बाजार में बिक रहे घी, दूध से बने उत्पाद और मिठाइयों में मिलावट की भरमार है। घी से लेकर पनीर और मसालों में भी मिलावट की जा रही है, लेकिन इसे देखने वाला कोई नहीं है। मिलावटी घी में 25% घी और बाकी मात्रा में पाम ऑयल तथा घी का सुगंध लाने के लिए एसेंस मिलाया जा रहा है। दूसरी तरफ मिलावटी खाद्य पदार्थों की जांच के लिए राज्य की एकमात्र राज्य खाद्य जांच प्रयोगशाला लाचार कर रह गई है। खाद्य जांच प्रयोगशाला में मैन पावर की कमी है। इसके अलावा विशेषज्ञों, केमिकल्स, मशीनों आदि की कमी के कारण मिलावटी खाद्य पदार्थों की सभी पैरामीटर पर जांच नहीं हो पा रही है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रावधान के अनुसार मिलावटी खाद्य पदार्थों की जांच 14 दिनों में ही हो जानी चाहिए, लेकिन यहाँ महीनों लग जाते हैं। लैब को मिली NABL की मान्यता भी समाप्त हो गई है, जिस कारण जांच बंद है। ऐसे में झारखंड में मिलावटखोरों पर पूरी तरह नकेल नहीं लग पा रही है। झारखंड हाईकोर्ट ने मिलावटी खाद्य पदार्थों को लेकर गंभीर टिप्पणी करते हुए चिंता जताई। अदालत ने पूछा कि लोगों को नुकसान से बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। कोर्ट ने राज्य में 4 फूड लैब बनाने की बात भी कही। एक बात आपको पता है, देखिए, रांची इसकी राजधानी झारखंड की, इसकी सीमा बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से लगती है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, इसकी सीमा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु से लगती है। बात यह है कि आप देखेंगे कि धड़ल्ले से बिकता भी है इस तरह का सामान, लोग खरीदते भी है मिलावटी, लेकिन कोई जांच पड़ताल होती ही नहीं, कोई कार्रवाई भी नहीं होती है। विकृत मानसिकता पर लगाम। उच्चतम न्यायालय ने बाल पोर्नोग्राफी देखने सहेजने को बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि IT अधिनियम के तहत आपराधिक कृत्य करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही संसद को सुझाव दिया कि कानून में संशोधन कर चाइल्ड पोर्नोग्राफी शब्द के स्थान पर बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री का इस्तेमाल किया जाए, और उसने न्यायिक प्रक्रिया में भी इन शब्दों से परहेज करने की बात कही है। अदालत के अनुसार बाल पोर्नोग्राफी शब्द का उपयोग किसी भी न्यायिक आदेश या निर्णय में नहीं किया जाएगा और इसके स्थान पर बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री शब्द का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। पोर्नोग्राफी की आवश्यकता 2 वयस्कों के बीच स्वैच्छिक यौन क्रिया का सुझाव देती है। इसके लिए बच्चों के खिलाफ गंभीर अपराध के लिए इस शब्द का उपयोग करना अनुचित होगा। और बाल पोर्नोग्राफी से जुड़ी सामग्री देखने सहेजने पर लगाम लगाने और उचित शब्दों के प्रयोग से जुड़ी दोनों ही बातें मानवीय मना स्थिति को गहराई से प्रभावित करने वाली हैं। बच्चों के शोषण से जुड़ी विकृत मानसिकता पर लगाम लगाने का यह प्रभावी तरीका है। ऐसी सामग्री को देखने प्रसारित करने वाले लोग आपराधिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं। इस सामग्री को बनाने के लिए बच्चों का शोषण किया जाता है। नतीजतन बाल पोर्नोग्राफी बाल तस्करी का एक बड़ा कारण बन गया है। बच्चों के शारीरिक शोषण, ब्लैकमेलिंग, यौन दुर्व्यवहार के बाद खुलासे की वजह से जान तक लेने के मामले सामने आने लगे हैं। इसी के चलते उच्चतम न्यायालय ने भी कहा कि बाल यौन शोषण के और दुर्व्यवहार सामग्री शब्द अधिक सटीक रूप से इस वास्तविकता को दर्शाता है कि ये चित्र और वीडियो केवल अश्लील नहीं बल्कि उन घटनाओं के रिकॉर्ड हैं जहां किसी बच्चे का यौन शोषण, दुर्व्यवहार किया गया या फिर किसी स्वनिर्मित दृश्य चित्रण के माध्यम से बच्चों के साथ दुर्व्यवहार को दर्शाया गया है। चिंतनीय है कि इंटरनेट पर खुलेपन के नाम पर कुत्सित सामग्री के रूप में अनगिनत अश्लील वीडियो क्लिपिंग उपलब्ध है। महानगरों से लेकर गांवों तक विकृत मानसिकता की जड़ बन रहे अश्लील सामग्री पहुंच रही है। बाल पोर्नोग्राफी तो वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से विस्तार पाने वाला व्यवसाय बन गया है और जिससे जुड़ा हर पहलू बच्चों के शोषण की सबसे बड़ी वजह है। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सराहनीय है। बाल पोर्नोग्राफी न केवल बाल शोषण की विकृति को बढ़ावा देने वाली सामग्री है बल्कि यह अमानवीय सोच का सबसे कुरूप चेहरा भी है। आजकल खबरें देखिए आप लोग, बच्चों के साथ किस तरह की दरिंदगी की जा रही है। यहाँ भी आप देखिए टिप्पणियाँ रहती हैं, देख लिया करिए, पढ़ लिया करिएगा। इसकी PDF मैं एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहाँ डाल देता हूँ, तो वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लिया करिएगा। ये आप देखेंगे कौशल के अभाव में रोजगार की गति धीमी, इस तरह के आर्टिकल लिखे होने चाहिए और इस तरह के एडिटोरियल कहीं भी मिलते हैं तो जरूर पढ़ा करिएगा।
अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हम अक्सर इसकी चर्चा करते नहीं आगाते कि आईटी और इंजीनियरिंग का मामला हो तो भारत इसका एक वैश्विक पावर हाउस है और हमारे हजारों युवाओं में तमाम मल्टीनेशनल कंपनियों में शीर्ष पदों पर पहुंचकर अपनी मेधा और उपयोगिता साबित भी की। लेकिन इस तस्वीर का दूसरा पहलू देश के भीतर ही नजर आ जाता है। चपरासी जैसे सरकारी पदों के आवेदकों में ऊंची ऊंची और प्रोफेशनल डिग्री वालों की संख्या हमें हैरान करती है। कई बार आप लोगों ने सुना होगा ना, ग्रेड 4 चपरासी की वैकेंसी निकली, वहां पीएचडी करने वाले ने फॉर्म डाला। यानी आप समझ सकते हैं कितनी बुरी स्थिति है। और इन्हीं को लेकर आप देखेंगे, इन्हें लेकर मीडिया में सनसनीखेज खबरें बनती हैं कि कैसे इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट की ऊंची डिग्री रखने वाले युवा चपरासी माली और सफाई कर्मी के पदों के लिए अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हालांकि इस विरोधाभास पर 2-3 जवाब भी अक्सर दिए जाते हैं। एक तो यह है कि हमारे देश में बेरोजगारी की दर इतनी ज्यादा हो गई है कि युवा किसी भी तरह से कोई भी नौकरी करने को तैयार है। और दूसरा आप देखते हैं कि उत्तर है कि यह मोह सरकारी नौकरी का, जिसमें काम नहीं करने पर भी अमूमन नौकरी नहीं जाने स्थायित्व का भरोसा रहता है। लेकिन इसकी एक तीसरी वजह भी विकास में आती है, जिसे उद्योग जगत अक्सर जाहिर करता है। और आप देखते हैं कि क्या करता है, जाहिर करता है। इंडस्ट्री के अनुरूप नौकरी योग्य कौशल के मामले में नामी शिक्षण संस्थानों तक से प्रोफेशनल और ऊंची डिग्री लेकर रहे युवा किसी काम के नहीं है। ऐसे में उन्हें नौकरी पर रखने में मुश्किलें पैदा हो रही है। और जो योग्यता चाहिए उस नौकरी के लिए, जो आपके पास कौशलता होनी चाहिए, अगर वो नहीं है तो वो क्यों रखेंगे। इस समस्या से जुड़ा ताजा आंकड़ा एक एचआर कंसल्टिंग फर्म की रिपोर्ट से जारी हुआ। रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारतीय इंजीनियरिंग शिक्षा संस्थान अब हर साल जो 15 लाख इंजीनियर पैदा कर रहे हैं, उनमें से केवल 10% ही को ही नौकरी मिलने की कोई उम्मीद बनती है। हालांकि एक विश्लेषण करता है कि शिक्षण संस्थानों से निकल रहे इंजीनियरों में से 7% युवा वैसे तो जरूर हुनर यानी कौशल से लैस बताए जाते हैं, लेकिन इनमें से केवल 45% ऐसे होते हैं जो नौकरी में आने पर इंडस्ट्री के मानकों कसौटियों पर खरे उतर सकते हैं। यह आकलन देश के भविष्य के मद्देनजर पैदा होने वाली चुनौतियों के संबंध में भयावह क्यों है, और इसकी एक तस्वीर नेस्काम के अनुमान में दिखती है। गैर लाभकारी इंडस्ट्री संगठन नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज यानी कि नेस्कॉम का अंदाजा है कि अगले 2-3 वर्षों में भारत के प्रौद्योगिकी क्षेत्र को 10 लाख से ज्यादा ऐसे युवा इंजीनियरों की जरूरत है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई समेत अन्य अत्याधुनिक तकनीकों में महारत रखते हैं। और इतना ही नहीं, देश के तीव्र डिजिटलीकरण की जरूरतों के तहत मांग आपूर्ति में फिलहाल जो अंतर 25% चल रहा है, वह 2028 तक बढ़कर 30% तक पहुंच सकता है। ये चुनौतियां इतनी गंभीर इसलिए भी हुई क्योंकि इंजीनियरिंग से जुड़े क्षेत्रों में तेजी से विविधता आई है। और आप देखते हैं कि एआई के अलावा सेमीकंडक्टर उत्पादन और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में पैदा हुई नई संभावनाएं जैसे ईवी, साइबर सुरक्षा, रोबोटिक्स, डाटा साइंस, डाटा विश्लेषण आदि ने इंजीनियरिंग डिग्री के सामने विशाल लक्ष्य स्थापित कर दिए हैं। इसका सकारात्मक पक्ष यह है कि इंजीनियरिंग में नौकरी के विकल्प एक रेखीय नहीं रह गए हैं, बल्कि इसमें लाखों नए अवसर पैदा हुए हैं। पर समस्या है कि ज्यादा शिक्षण संस्थानों में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पारंपरिक शैक्षणिक कार्यक्रमों में सिमटी हुई है। और आप देखिए, वहां नई तकनीकों के तेजी से उभरने और संबंधित कौशल विकसित करने लायक संसाधन, इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्गदर्शन का अभाव है। ऐसे में जो युवा इंजीनियरिंग डिग्री लेकर रोजगार के बाजार में आते हैं, अपने आधे अधूरे कौशल और सीमित ज्ञान के कारण उद्योग जगत की अपेक्षाओं से तालमेल बैठाने में नाकाम हो जाते हैं। उद्योग जगत चाहता है कि ऐसे डिग्रीधारी युवा पहले दिन से सौंपे गए कामकाज को पूरी कुशलता से निपटाएं। नहीं मिल रहे काबिल। जब आप देखते हैं मामला पढ़े लिखों में बढ़ती बेरोजगारी का हो, तो इस बारे में अब यह जरूर कहा जा सकता है कि यह मर्ज पुराना हो चुका है। 6 साल पहले 2016 में भी एचआर कंसल्टिंग फर्म टीम लीज ने विश्व की 42,000 महत्वपूर्ण कंपनियों के बीच कराए गए अपने सर्वेक्षण के आधार पर कहा था कि विश्व स्तर पर खोजबीन करने के बाद भी इनमें से 47% कंपनियों को प्रतिभावान और कौशल युक्त युवा अपने यहाँ रिक्त पदों पर तैनाती के लिए नहीं मिल रहे हैं। भारत में तो 48% कंपनियों ने यह शिकायत की थी कि उन्हें नौकरियों की अपेक्षाओं के अनुरूप काबिल लोग नहीं मिल रहे हैं। और उस समय सबसे खराब स्थिति आईटी सेक्टर की बताई गई थी, जहां कंपनियां युवाओं में स्किल की कमी से जूझ रही थी। और इसमें आप देखेंगे डिग्री से काबिलियत का गलत आकलन, ये भी देखिए। असल में उद्योग जगत को अब यह सोच बदलने की जरूरत है कि किसी बड़े या फिर विदेशी
विदेशी शिक्षण संस्थान से ली गई डिग्री काबिलियत की असली कसौटी है। और बड़ी डिग्री और कौशल के बीच जो द्वंद्व है वह युवाओं द्वारा किसी भी सरकारी नौकरी के लिए की जा रही का कब कवायदों और प्राइवेट सेक्टर में योग्य लोगों की कमी संबंधी तथ्यों से साफ हो जाता है। इसकी हकीकत यह है कि जिन डिग्रियों के बल पर कई नौजवान प्राइवेट छोड़ कोई भी सरकारी नौकरी कर लेने का दम भरते नजर आते हैं, उनमें से ज्यादातर तो क्लर्क बनने के लायक भी नहीं होते हैं। और हमारे देश में आप देखिए डिग्री मिलना बड़ा आसान हो चुका है आजकल। भारतीय उद्योग के संगठन एसोचैम और रोजगारों की स्थितियों का आकलन करने वाली संस्था एस्पायरिंग माइंड अतीत में इस बारे में बता चुके हैं कि एसोचैम ने 2015 में जारी अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि आईआईएम और चुनिंदा प्रबंधन संस्थानों के अलावा ज्यादातर संस्थानों में से मैनेजमेंट की शिक्षा डिग्री पाए नौजवान किसी नौकरी के काबिल नहीं है। और आप देखिए उनकी ट्रेनिंग इस स्तर की नहीं है कि उन्हें डिग्री के अनुसार नौकरी दी जा सके। और आप देखिए एसोचैम के अनुसार आईआईएम के अलावा अन्य संस्थानों से आए 6-7% छात्र ही कायदे की नौकरी के योग्य होते हैं और बाकी छात्र तो 8 या फिर 10,000 रुपये महीना वाली नौकरी के लायक थे, भले ही उन्होंने डिग्री पर लाखों रुपए क्यों ना खर्च किए हों। कुछ यही दशा आप देखिए इंजीनियरिंग में भी पाई गई। संस्था एस्पायरिंग माइंड तो कई वर्षों से लगातार यह कहती रही है कि देश में संस्थाओं से निकले करीब 8% इंजीनियर ही ठीक ठाक नौकरी पाने के योग्य होते हैं। समय आ गया है जब स्वयं युवाओं समेत सामाजिक संगठन और सरकार में इस बात पर विचार हो कि नौजवानों के लिए कागजी योग्यताओं का वजन बढ़ाते हुए सरकारी नौकरी पाने के अंतहीन प्रयास करना जरूरी है, या फिर किसी काम के लिए स्वयं को वास्तव में योग्य साबित करना। उन्हें देखना होगा कि आज भी गाँव का नौजवान कस्बाई या फिर शहरी नौजवान के मुकाबले इसलिए ज्यादा संतुष्ट है क्योंकि उसे स्थायी किस्म की सरकारी और ऊपर से आकर्षक दिखने वाली किसी प्राइवेट नौकरी के पीछे नहीं भागना है। इसके उलट उसे या तो स्वयं का कोई कारोबार शुरू करना होगा या फिर आप देखेंगे या फिर पारंपरिक पेशे में अपना हुनर दिखाते हुए आजीविका का प्रबंधन करना होगा। सरकार और समाज को भी अब यह देखने की जरूरत है कि अधिक पूंजी लगाकर कम रोजगार पैदा करने की नीति ना तो देश और ना ही युवाओं का कोई भला कर रही है। वहीं युवाओं को भी सरकारी नौकरी में स्थायित्व खोजने के बजाय अपनी योग्यता साबित करने पर जोर देना होगा, जो कागजी डिग्री से ज्यादा इस पर निर्भर करती है कि भी असल में कितने हुनरमंद है। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग बता सकते हैं। ये आप देखेंगे व्यावसायिक प्रशिक्षण में छिपी है असली कुंजी। तो इतना तो स्पष्ट हो चुका है कि इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, आईटी, कंप्यूटर या रोबोटिक साइंस आदि क्षेत्रों से जुड़े उद्योग युवाओं में जिस हुनर की तलाश कर रहे हैं वह अकेले पारंपरिक शैक्षणिक कार्यक्रमों के बल पर उनमें पैदा कर पाना असंभव है। इस हुनर या कौशल में आए अंतर को पाटने के लिए जरूरी है कि शिक्षा को व्यवहारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण यानी अप्रेंटिस के साथ जोड़ा जाए। औपचारिक शिक्षा के साथ अप्रेंटिस का तालमेल करने से यह सुनिश्चित हो सकता है कि युवा किसी भी क्षेत्र में पहले दिन से पूरे कौशल के साथ काम करने के लिए तैयार हों। वास्तविक दुनिया यानी कि उद्योग जगत के असली अनुभव और कहाँ मिलने वाले मार्गदर्शन से प्रशिक्षु उद्योग की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और इंडस्ट्री की मांग के अनुरूप जरूरी कौशल विकसित कर सकते हैं। और ऐसा करना पेशेवर और कंपनियों दोनों के लिए फायदेमंद है। और आप देखिए यहाँ हमें यह भी देखना होगा कि हमारे देश में अप्रेंटिस को एक लंबे अरसे तक कोई महत्ता नहीं दी गई थी और जिसकी कीमत हमारी शिक्षा के जगत युवा चुका रहे हैं। असल में आप देखते हैं कि देश में 2000 के आसपास व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण पर गंभीरता से ध्यान ही नहीं दिया गया। जब देश में वर्ष 1991 में आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई तब साक्षरता दर 51% थी और इसका अर्थ हुआ कि देश की आधी आबादी अनपढ़ थी या तबका खेती किसानी पर आश्रित था। लेकिन जब इसी दशक में स्कूली शिक्षा पर जोर दिया गया और कंप्यूटर तकनीक के आगमन के साथ व्यवसायिक कौशल प्रशिक्षण की जरूरत महसूस होने लगी, तब से यह तस्वीर याद देखिए बदलने लगी। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 ऐसी पहली योजना थी जिसमें कौशल विकास का एक अलग अध्याय था। इस तरह कह सकते हैं कि योजनागत स्तर पर कायम उपेक्षाओं ने ही आज हमारे युवाओं में हुनर का अभाव पैदा किया है। लेकिन समय आ गया है कि इस स्थिति में तेजी से सुधार किया जाए। करना चाहिए बिल्कुल। अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान हो सकता है ना, बस उस समस्या को पहचान लेना चाहिए। ये चुनावी तीर, लोक लुभावन घोषणाओं की झड़ी, ये तो आप भी जानते हैं कि जहां भी चुनाव होता है हर पार्टी कहने लगती है हमारी सरकार बनी तो हम ये देंगे, हमारी सरकार बनी तो ये देंगे। कई लोग इसे आप देखिए क्या फ्री की रेवड़ी कहते हैं और इसे कई लोग कल्याणकारी योजनाएं कह देते हैं। चलिए पढ़ सकते हैं आप लोग।
भारत हित में क्वाड की सक्रियता, इसके बारे में पढ़ लीजिए। क्वाड में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका देखने को मिलेगा। विश्व में ध्रुवीकरण की गति बढ़ी, तो आज आप देखते हैं कि तो आर्थिक वैचारिक और भू राजनीतिक रूप से दिखाई देती है। अमेरिका के वर्चस्व वाले विश्व में चीन उसके समक्ष चुनौतियों को प्रस्तुत कर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को नया आकार देने का इरादा रखता है। इसके लिए अपनी विस्तारवादी नीति के तहत चीन कर्ज जाल से लेकर सैन्य धमकी का प्रयोग कर दूसरे देशों की संप्रभुता को चोट पहुंचाता है। चीन की आक्रामकता, आर्थिक और व्यापारिक नीतियों तथा पूर्वी और दक्षिणी चीन सागर एवं अन्य कई जगहों पर इसकी विस्तारवादी नीति पर अंकुश लगाने के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्वाड वर्ष 2017 से अपनी स्थिति मजबूत करता जा रहा है। और इसी के निमित्त 21 से 23 सितंबर तक अमेरिका की यात्रा पर गए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्वाड की शीर्ष स्तरीय बैठक में स्पष्ट किया कि जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत का चतुर्भुज गठबंधन क्वाड किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि नियम आधारित व्यवस्था और संप्रभुता के सम्मान के लिए है। क्वाड की बैठक के अलावा वह अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई, जहां भारत अमेरिका के बीच इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क और ड्रग फ्रेमवर्क जैसे महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। चीन की बढ़ती महत्वाकांक्षा, ये आप देखिए, पूर्व चीन सागर, दक्षिण चीन सागर, दक्षिण एशिया और ताइवान जलडमरू में चीन आक्रामक स्थिति में है। दक्षिण चीन सागर में बलपूर्वक और डराने वाली युद्धाभ्यास तथा चीन की बढ़ती आर्थिक और भू राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण संपूर्ण विश्व चिंतित है। चीन के समुद्री विस्तार को नियंत्रित करने के लिए क्वाड सदस्य के चारों देश वर्ष 2025 में एक संयुक्त तटरक्षक मिशन पर सहमत हुए और प्रशांत द्वीप देशों व दक्षिण पूर्व एशिया के साथ समुद्री सुरक्षा संबंधों को विकसित करने, डेटा और सूचना साझा करने पर सहमत हुए। इसके अतिरिक्त आसियान और कई यूरोपीय देशों में ने हिंद प्रशांत के लिए अपनी रणनीतियों, दृष्टिकोण विकसित किए हैं। और आप देखेंगे कि भू राजनीतिक परिस्थितियों के बीच हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन का मुकाबला करने के लिए पश्चिम के पास भारत का कोई विकल्प नहीं है। इसके अलावा वैश्विक राजनीति में रूस को पूरी तरह से चीन के पक्ष में जाने से रोकने के लिए भी भारत ही एकमात्र विकल्प है। और आप देखेंगे क्वाड की बैठक में जो बाइडेन ने स्पष्ट रूप से कहा कि अमेरिका के पास हिंद महासागर में भारत के अनुभव और नेतृत्व से सीखने के लिए बहुत कुछ है। चीन के साथ भूमि सीमा क्वाड सदस्यों में केवल भारत की साझा करता है, और जिसने लंबे समय से चीन की आक्रामकता का सामना किया। भारत के दृष्टिकोण की स्वीकार्यता हिंद प्रशांत क्षेत्र में हिंद महासागर से लेकर अफ्रीका के तटों तक के बारे में भारत के दृष्टिकोण की स्वीकार्यता बढ़ रही है। और आप देखिए, अमेरिका अपने सेंट्रल कमांड के माध्यम से हिंद महासागर और अफ्रीका में क्वाड भागीदारी के साथ काम करने पर सहमत हुआ है। और आप देखिए, अपने भौगोलिक संदर्भ में क्वाड अपनी ऊर्जा और ध्यान को हिंद महासागर में के 3 उप क्षेत्रों पर केंद्रित कर रहा है। और इसमें आप देखिए, दक्षिण प्रशांत, आसियान क्षेत्र, हिंद महासागरीय क्षेत्र शामिल है। यह समूह संबंधित संस्थानों में प्रशांत द्वीप समूह फोरम, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ और हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के साथ मिलकर काम शुरू कर सकता है, जो उनसे संबंधित उप क्षेत्रों में उनके केंद्रीय महत्व को पहचानता है। और वैश्विक संघर्ष, तो विश्व वर्तमान में संघर्षों में उलझा हुआ है। एक तरफ आप देखिए, अमेरिका, रूस, चीन के बीच चल रहे वैश्विक संघर्ष में भारत को रूस के साथ संबंधों को बनाए रखने और अमेरिका व उसके साझेदारों के साथ साझेदारी को गहरा करने की चुनौती है। वहीं दूसरी ओर आप देखिए, भारत ने स्वयं की आर्थिक, तकनीक और रक्षा क्षेत्र में मजबूत करने का प्रयास करके अपनी रणनीतिक स्वायत्ता बनाए रखने की कोशिश की है तथा क्वाड में आंतरिक समन्वय को भी सफल बनाया है। क्वाड पहले से ही कहीं अधिक रणनीति रूप से एकजुट व प्रासंगिक हो गया है। और आप देखिए, क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों के लिए एक विकल्प प्रदान करती है, जो तो उन्हें चीन पर पूरी तरह से निर्भरता को कम करती है। क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन का मुकाबला करने के लिए युद्धपोत नहीं भेज रहा है, लेकिन अब इस क्षेत्र के भविष्य के निर्माण के लिए तैयार है। और यह बेहतर और सतत विकास के लिए आसियान प्रशांत द्वीप समूह फोरम IORA को भी संलग्न करता है। और आप देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन व जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा का कार्यकाल समाप्त होने तथा अगला क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 में भारत में होने के कारण भारत की केंद्रीय स्थिति होने वाली है। ऐसे में क्वाड की बढ़ती सक्रियता चीन के विस्तारवादी मंसूबों को नियंत्रित करने में सक्षम साबित हो सकती है। ये आप देख लीजिए, ये दक्षिण चीन, ये चीन देखने को मिलेगा, ये भारत है, ये जापान है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा। इस क्षेत्र की बात हो रही, ये हिंद महासागर आपको दिखाई दे रहा है। और इस तरह से आप देखेंगे
कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग जरूर बताइए। धन्यवाद।